जय हिंद आप सभी को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास में अरिहंत पब्लिकेशन बिहार पुलिस ड्राइवर के लिए एक नए प्रैक्टिस सेट का शुरुआत करने वाले हैं। आपको पता है कि कल भी एक नए प्रैक्टिस सेट का शुरुआत किए थे जिसमें किरण पब्लिकेशन का था, और आज जो हम स्टार्ट करने वाले अरिहंत पब्लिकेशन का है। और ये न्यू प्रैक्टिस सेट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। पूरी क्लास को लास्ट तक देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि किस प्रकार इसमें क्वेश्चन दिया गया है, कैसा लेवल है। आप सभी लोग जो है ना अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बताइएगा। अगर इस बुक का बात करें, टोटल जो है ना 25 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। अगर आपको इस बुक को लेना है तो आप मार्केट में जो भी आपके नज़दीकी स्टोर है वहाँ पे बुक उपलब्ध है, आप वहाँ से जो है ना ये बुक को प्राप्त कर सकते हैं। बाकी तो क्लास आपको यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा ही। बाकी आपको लास्ट में सारा इन्फॉर्मेशन देंगे, कैसे क्या करना है आप सभी को जो है ना सारा कुछ हम बता देंगे। तो इस बुक का बात करें, इसमें जो है टोटल अगर बात करें टोटल प्रैक्टिस सेट कितना है, तो टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है। इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट है और आपका किरण पब्लिकेशन में 20 प्रैक्टिस सेट है। तो आपका कितना हो गया, टोटल 45 प्रैक्टिस सेट है। ये दोनों बुक जो है ना कंटिन्यू हम लेकर चलेंगे, ठीक है। ये देखिए आपका विषय सूची दिया हुआ है। ये देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आपका लगातार डेली जो है ना आपका एक क्लास आएगा किरण का, एक क्लास आपका अरिहंत का आएगा। तो डेली आपको करवा करके जो है ना दोनों बुक को ख़त्म करेंगे। आपको पहले भी पता होगा कि हम प्लेटफॉर्म और यूनिक का जो है दोनों बुक को हम ख़त्म कर चुके हैं। एक में 21 सेट था और एक में आपका 20 सेट था। तो आज के इस क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे। तो ध्यानपूर्वक पूरी क्लास को देखिएगा और अंत तक क्लास को जरूर देखिएगा। और क्लास आपको अच्छा लगेगा तो सभी लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ग्रुप में जो है ना क्लास का लिंक जरूर शेयर कीजिएगा। बेहतरीन ढंग से करवाने वाले हैं। जिनका वेट था कि हाँ सर अरिहंत का पब्लिकेशन का स्टार्ट कीजिए, तो फाइनली जो है ना आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो सभी लोग पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। तो आज के इस क्लास में बिहार पुलिस ड्राइवर का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 देखेंगे, ठीक है। तो सभी लोग क्लास को पहले लाइक कर दीजिए और लास्ट में आप लोग बता दिए कि आपका 100 में कितना मार्क्स आया और क्लास कैसा लगा, क्वेश्चन कैसा लगा प्रैक्टिस सेट का, आप सभी लोग जरूर बताइएगा, ठीक है। और एक क्लास कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ताकि हम देखिए ये बुक को ना हम देख चुके हैं तो इसमें सारे क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कल देखे होंगे किरण पब्लिकेशन का, उसमें जीके जीएस का क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको ऐसा प्रैक्टिस सेट कर लीजिए ना, ऐसा प्रैक्टिस कर लीजिए कि आपको एग्जाम में जो है ना कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको जानते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, बताइए किसको जानते हैं, बताइए। तो एक का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी सुंडा ट्रेंच को जानते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सुंडा गर्त बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि कह रहा है कि किसे हिंद महासागर के सबसे गहरे बिंदु के रूप में जाना जाता है, तो सुंडा ट्रेंच मतलब सुंडा गर्त को जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पुनः संरक्षण और अपराध के लिए क्या है तो प्रावधान है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किस अनुसूची में पुनः संरक्षण और अपराध के लिए क्या है तो प्रावधान है, बताइए किस में है, बताइए कौन सा अनुसूची में, बताइए। तो 2 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। 1 और 2 कौन सा अनुसूची कितना है, तो 1 और 2 है, अनुसूची 2 में है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, बताइए कौन सा राज्य में होता है, बताइए। तो 3 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। तो कह रहा है कि भारत के किस राज्य में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है, तो कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतवर्ष में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए। देखिए ऑप्शन थोड़ा छोटा कर देना ताकि आपको जो है ना क्वेश्चन छोटा करेंगे तब आपको ऑप्शन दिखेगा, बताइए। कह रहा है कि भारतवर्ष में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है, बताइए किसका प्रयोग करते हैं, बताइए क्या होगा। तो 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुना 100 का प्रयोग करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि भारतवर्ष में लिंगानुपात ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किस सूत्र का प्रयोग करेंगे, तो स्त्री जनसंख्या बटा पुरुष जनसंख्या गुना क्या करेंगे, 1000 करेंगे। चलिए आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनघनत्व कितना है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनघनत्व है कितना है, बताइए। तो 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कितना 1106 प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सा झील भारत की सबसे बड़े खारी पानी की झील है और यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी झील है, बताइए कौन सा झील है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा झील भारत की सबसे बड़े खारे पानी की झील है, यह भारत की क्या है, सबसे बड़ी जो है ना झील है, बताइए।
तो 6 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? तो सांभर झील है। क्या है? तो सांभर झील है। और कहाँ स्थित है? राजस्थान में है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में कौन सा एक अर्थशास्त्री सम्मिलित है? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषाओं में कौन एक अर्थशास्त्री सम्मिलित है? क्या होगा? बताइए। तो 7 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी होगा। क्या होगा? तो सैमुअल्सन है। कौन है? सैमुअल्सन है। ठीक है, तो याद रखिएगा ना कि विकास केंद्रित अर्थशास्त्र की परिभाषा में दुर्लभ संसाधनों, आर्थिक कल्याण एवं संसाधनों के विकास को समावेशन माना जाता है और इसे आधुनिक काल से संबंध अर्थशास्त्र की परिभाषा कहा जाता है। और आधुनिक अर्थशास्त्र सैमुअल्सन, बेहनम और फर्ग्यूसन, पीटरसन आदि के ने विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था की जो है ना परिभाषाएं दी। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। कड़ा कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या था? कृषि था। क्या था? कृषि था। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है? बताइए। कह रहा है कि निम्न में से किसे पुनर्जागरण का अग्रदूत कहते हैं? किसको बोलते हैं? बताइए। तो 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दांते को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? दांते को बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या शामिल नहीं था? यहाँ पे नहीं पूछा है कि भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया में नई आर्थिक नीति 1991 के तहत क्या शामिल नहीं है? बताइए। तो 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एकीकरण जो है ना शामिल नहीं है, लेकिन उदारीकरण शामिल है, निजीकरण शामिल है, वैश्वीकरण क्या है? तो शामिल है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय संविधान अर्धसंज्ञात्मक है। यह कथन जो है ना किस विद्वान का है? बताइए। भारतीय संविधान अर्धसंज्ञात्मक है, यह कथन किस विद्वान का है? बताइए। तो 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केसी वियर का है। किसका है? तो केसी वियर का है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था दी थी? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संसदीय शासन की व्यवस्था दी थी? बताइए, कौन दिया था? तो 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या होगा? भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि राजनीतिक संप्रभुता का आधार क्या है? बताइए। राजनीतिक संप्रभुता का आधार क्या है? बताइए क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। क्या है? तो पूर्णता है, हस्तांतरण है और सार्वभौमिकता है। ठीक है, ये सभी है। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बताइए, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? यहाँ पे नहीं पूछा है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बताइए। तो 15 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा। हैदराबाद ने भाग नहीं लिया था, लेकिन जूनागढ़, त्रावणकोर और कश्मीर रियासत ने भाग लिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि ने संविधान सभा में भाग लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह एक अलग प्रांत, स्वतंत्र प्रांत बनने रहना चाहता था। नेक्स्ट आइए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए। औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? बताइए। तो 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1, इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन नाम की स्थापना कब हुई थी? बताइए। गुट निरपेक्ष आंदोलन मतलब नाम का जो है ना स्थापना कब हुआ था? नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इसका फुल फॉर्म होता है। कह रहा है गुट निरपेक्ष आंदोलन की जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? तो 17 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, अप्रैल 1961 में किया गया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति के अंतर्गत कंपनी का मूल उद्देश्य था क्या? बताइए। तो 18 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, धन कमाना। क्या था? धन कमाना था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? बताइए। स्वतंत्रता पूर्व शाही नौसेना विद्रोह कब हुआ था? तो 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1946 में हुआ था। कब हुआ था? वर्ष 1946 में हुआ था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताइए। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत की गई थी? बताइए। तो 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 3 जून 1947 को जो है ना प्रस्तुत किया गया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहा है कि माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 3 जून 1947 को प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भूतल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं? बताइए।
क्वेश्चन कह रहा है कि भूतल के पदार्थों पर अंतर्जनित तथा बहिर्जनित बलों के कारण धरातल की बनावट में हुए परिवर्तन को क्या कहते हैं। तो 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, भू आकृति प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जलीय चक्र का भाग नहीं है, बताइए। निम्न में से कौन जलीय चक्र का भाग नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जलयोजन नहीं है, लेकिन वाष्पीकरण है, वर्षण है और क्या है, संघनन है। नेक्स्ट है निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, बताइए। निम्न में से किस महाद्वीप में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है, बताइए कहाँ निवास करती है। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर 1, एशिया महाद्वीप में निवास करती है। नेक्स्ट है कि अफवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि अफवाह तंत्र की दृष्टि से भारतीय अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो 24 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 भागों में जो है ना बांटा गया है। नेक्स्ट आइए, निम्न में से कौन एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पे स्रोत नहीं पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सौर ऊर्जा नहीं है, लेकिन कोयला है, प्राकृतिक गैस है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट है करें कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है, बताइए। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनघनत्व है कितना है, बताइए। तो 26 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कितना है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, मतलब गलत है। ऑप्शन को देखिए, बताइए कि इसमें कौन सा कथन जो है ना गलत है, बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है ना असत्य है। असत्य पूछा है कि कौन सा असत्य है। तो देखिए पहला कह रहा है कि भारतीय कृषि मानसून पर निर्भर है, बिल्कुल क्या है, तो सही है। और भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि का जो है योगदान महत्वपूर्ण है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और भारत के कुल भूमि क्षेत्रफल के सर्वाधिक भाग में कृषि की जाती है, ये भी क्या है, बिल्कुल सही है। और कृषि राजस्व लोक वित्त में सहायक नहीं है, ये क्या है, तो गलत है। क्या है, गलत। उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं जो पाई जाती है, बताइए कहाँ। कह रहा है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं वे समस्याएं हैं जो पाई जाती है, कहाँ, बताइए। तो 28 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी में पाया जाता है, मतलब बाजार अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था में पाया जाता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है कह रहा है कि बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है, बताइए किसके। बाजार कीमतों पर राष्ट्रीय आय बराबर होती है किसके। तो 29 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध घरेलू उत्पाद पे क्या होता है, एनडीपी पे के बराबर होती है। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। तो 30 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बल्कि इसमें संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी, बताइए। बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली कौन सी है। तो 31 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, कौन सी है, तो सोन नहर है। क्या है, तो सोन नहर है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार राज्य में वनस्पति प्रदेश में कौन सा शामिल नहीं है, बताइए। कह रहा है बिहार राज्य के वनस्पति प्रदेश में कौन शामिल नहीं है, बताइए। 3 शामिल है, 1 शामिल नहीं है, बताइए कौन नहीं है। तो 32 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सदाबहार वन शामिल नहीं है, लेकिन आर्द्र पर्णपाती वन शामिल है, शुष्क पर्णपाती वन शामिल है और तराई वन जो है ना शामिल है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सदाबहार वन शामिल नहीं है। नेक्स्ट है ये कह रहा है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषीय अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है, बताइए क्या होगा। तो 33 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, तो शेरशाह से क्या है, तो संबंधित है। तो याद रखिए कि बिहार के सासाराम से प्राप्त शेरशाह के अभिलेख में फारसी एवं संस्कृत दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि है, क्या है, बताइए। बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लिपि है क्या है। तो 34 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, तो ब्राही लिपि है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि महावीर का जन्म स्थान कुंडग्राम बिहार के किस जिले में हुआ था, बताइए। कह रहा महावीर का जन्म स्थल कुंडग्राम बिहार के किस जिले में स्थित है। तो 35 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी कहाँ है, कुंडग्राम वैशाली में है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि केंद्रीय बजट 2025-26 में जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग GRB के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें सही कथन पूछा है, बताइए कौन सा सही कथन है, बताइए। तो 36 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका उद्देश्य जेंडर असमानता को दूर करने के लिए आवंटनों में वृद्धि और मंत्रालयों की व्यापक भागीदारी जो है सुनिश्चित करना है। तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत नेट योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है।
पहले क्वेश्चन को समझिए। कह रहा है कि करेंट का क्वेश्चन है, कह रहा है कि फरवरी 2025 तक भारत नेट योजना के तहत कितनी ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड इंटरनेट से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ऑप्शन को देखिए और आंसर बताइए। बताइए क्या होगा। तो 37 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी 2.14 लाख को जोड़ने का जो है लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि सरकार की योजना वित्त वर्ष 2026 तक भारत के 759 जिला मत अस्पतालों में कैंसर देखभाल के लिए कितने नए केंद्र स्थापित करने की है। बताइए। कह रहा है सरकार की योजना वित्त वर्ष 2026 तक भारत के 759 जिला अस्पतालों में कैंसर देखभाल के लिए कितने नए केंद्र स्थापित करने को है। बताइए। तो 38 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कितना है। तो 200 है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत यूके व्यापार वार्ता के आरंभ होने का मुख्य उद्देश्य क्या था। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में भारत यूके व्यापार वार्ता के आरंभ होने का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो 39 का सही उत्तर क्या होगा। तो 39 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीनों पक्षों के बीच व्यापार और आर्थिक संबंधों को जो है सुदृढ़ करना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में कतर के अमीर के भारत कह रहा है फरवरी 2025 में कतर के अमीर के भारत के राजकीय दौरे का मुख्य एजेंडा क्या था। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में कतर के अमीर के भारत के राजकीय दौरे का मुख्य एजेंडा क्या था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा सुरक्षा और व्यापार संबंधों पर जो है ना चर्चा करना। चलिए आगे देखिए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था। बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि फरवरी 2025 में बिहार के किस जिले में 4.0 तीव्रता का भूकंप आया था, कहाँ आया था। तो 41 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ आया था, सिवान में आया था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में बिहार ने कुल कितने पदक जीते और किस स्थान पर रहा है। तो 42 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 पदक जीते और 29वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि फरवरी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा में कुल कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि फरवरी 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा नालंदा में कुल कितने करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है। 43 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, 820 करोड़ से अधिक का जो है ना किया गया है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बिहार सरकार ने 1 अगस्त 2025 से राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को कितने यूनिट तक बिजली मुफ्त देने का फैसला किया है। बताइए। सबको पता है कितना यूनिट है। बताइए क्या होगा। तो 44 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी, कितना, 125 यूनिट है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को कितने लाख रुपए मुफ्त देगी। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत सरकार पात्र लाभार्थियों को कितने लाख रुपए मुफ्त में देगी। बताइए। तो 45 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, कितना, 2 लाख रुपये। कितना है, 2 लाख रुपये। नेक्स्ट आइए। कह रहा है इतिहास का वह काल जिसे विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है। क्वेश्चन कर रहा है इतिहास का वह काल जिसके विषय में कोई लिखित साधन उपलब्ध नहीं है, क्या कहलाता है। बताइए। तो 46 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी की प्राप्त की जाती है। बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि मध्यवर्ती इस्लामी देशों के इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त की जाती है। बताइए किस में। तो 47 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, तवारीख में किया जाता है। किस में किया जाता है, तवारीख में किया जाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि ड्यूटेरियम के खोजकर्ता कौन है। बताइए। ड्यूटेरियम के खोजकर्ता जो हैं कौन है। बताइए। तो 48 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो डी, कौन है, यूरे हैं। कौन है, यूरे हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद दूध विरामावस्था में आ जाता है, क्यों। बताइए। कह रहा है दूध के गिलास को हिलाकर रख देने पर कुछ देर बाद दूध विरामावस्था में आ जाते हैं, क्यों। बताइए क्या कारण है। तो 49 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा। तो डी, श्यानता कारण क्या होता है, स्थिर हो जाता है, मतलब विरामावस्था में आ जाता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि केल्विन पैमाने पर जल का हिमांक कितना होता है। केल्विन पैमाने पर जल का जो हिमांक होता है कितना होता है। बताइए। तो 50 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कितना, 273 केल्विन होता है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है काजीरंगा किस राज्य में। बताइए। काजीरंगा किस राज्य में है। तो 51 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1, कहाँ है, तो असम में है। कहाँ है, तो असम में है। ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है कि काजीरंगा जो है ना कहाँ है, तो असम में है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि नार्वे की राजधानी कहाँ है। बताइए। नार्वे की जो राजधानी है कहाँ है। बताइए। तो 52 का सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी, ओस्लो है। कहाँ है, तो ओस्लो है। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थी। बताइए। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के तट पर स्थित थे। तो 53 का सही उत्तर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, घग्गर नदी के तट पर जो है ना स्थित था। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि भारतीय पारिस्थितिकी तंत्र के जनक कौन है। बताइए। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है।
तो 54 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 प्रोफेसर रामदेव मिश्रा हैं। नेक्स्ट आइए करा कि एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी तथा विसंवांगी दोनों का कार्य कर सकता है। बताइए, क्वेश्चन कह रहा है एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो प्रतिरोधी तथा विसंवांगी दोनों का कार्य जो है ना कर सकता है। तो 55 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी फिनॉल। क्या कौन करेगा? तो फिनॉल करेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि चिली सॉल्टपीटर का समान नाम क्या है? बताइए, चिली सॉल्टपीटर का समान नाम क्या है? तो 56 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी NaNO3 है। क्या है? तो NaNO3 है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के झाग बनने के गुण को बढ़ाता है? बताइए, करा निम्नलिखित में से कौन सा साबुन के झाग बनने के गुण को बढ़ाता है? कौन बढ़ाता है? तो 57 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सोडियम रोजीनेट बढ़ाता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पे कह रहा है ना कि दाढ़ी, मतलब यहाँ पे याद रखिएगा दाढ़ी बनाने के साबुन को जल्दी सूखने से बचाने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिला होता है। इन्हें बनाते समय सोडियम रोजीनेट नामक गोंद जो है ना डाला जाता है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए करा कि कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार क्या है? बताइए, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के जो प्रकार हैं क्या हैं? बताइए क्या होगा? तो 58 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो डी होगा। क्या होगा? संदेशवाहक आरएनए, अनुवादक आरएनए और क्या संरचनात्मक आरएनए है। तो यहाँ पे कह रहा है ना कि कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए के प्रकार क्या है? तो यहाँ पे प्रकार क्या है? तो संदेशवाहक आरएनए, अनुवादक आरएनए और क्या है? संरचनात्मक आरएनए है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि ALU का कार्य क्या है? बताइए, ALU का जो कार्य है क्या है? तो 59 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गणितीय क्रियाओं और तर्क की क्रिया को जो है ना करना। नेक्स्ट है करें कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? तो 60 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो बी मदरबोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मदरबोर्ड कहते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य परिपथ को क्या कहते हैं? तो मदरबोर्ड कहते हैं। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क और एक साथ इग्नाइट होते हैं? बताइए। यहाँ से देखिए आपका जो है डीजल मैकेनिक और आपका जो है अधिनियम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा 40 क्वेश्चन। चलिए बताइए क्या होगा? कह रहा है बिना डिस्ट्रीब्यूटर वाले इग्निशन सिस्टम में कितने स्पार्क प्लग एक साथ इग्नाइट होते हैं? बताइए। तो 61 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कितने होते हैं? 2 होते हैं। नेक्स्ट आइए। कह रहा है कि जब इंजन पर अतिरिक्त भार डाला जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इंजन की स्टार्टिंग को रोकता है? बताइए। क्वेश्चन कर रहा है कि जब इंजन पर अतिरिक्त भार डाला जाता है तो कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम इंजन की स्टार्टिंग को जो है रोकता है? कौन रोकता है? बताइए। तो 62 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा आइडल स्पीड कंट्रोल सिस्टम रोकता है। नेक्स्ट आइए कह रहा है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कार्य होता है? बैटरी इग्निशन सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटर का क्या कार्य होता है? बताइए। तो 63 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी स्पार्क प्लग से उच्च टेंशन करंट प्रवाह इग्निशन कॉइल को जो है ना विस्तृत करना होता है। नेक्स्ट आएगा कि टेम्परेचर सेंसर यूनिट में रेजिस्टेंस में कितने अंतर की अनुमति होती है? बताइए। करेक्ट, टेम्परेचर सेंसर यूनिट में रेजिस्टेंस में कितने अंतर की अनुमति होती है? बताइए। तो 64 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी 200 ओम से अधिक की जो है ना अनुमति मतलब अंतर होता है। नेक्स्ट आएगा यदि कोई मोटर रसायन निर्माता जानबूझकर वाहन में एक ऐसा सॉफ्टवेयर लगाए जो प्रदूषण परीक्षण के दौरान उत्सर्जन कम दिखाए तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई मोटर यान निर्माता जानबूझकर वाहन में ऐसा सॉफ्टवेयर लगाए जो प्रदूषण परीक्षण के दौरान उत्सर्जन कम दिखाए तो उस पर कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी? तो 65 का सही उत्तर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी धारा 182 के बी के तहत क्या होगी? तो कार्रवाई होगी। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है करें कि धारा 134 के एक अनुसार यदि कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति की सहायता करने के बाद घटनास्थल से हटता है तो उसे किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है? बताइए। क्वेश्चन करें धारा 134 के एक अनुसार कोई व्यक्ति घायल व्यक्ति की सहायता करने के बाद घटनास्थल से हटता है तो उसे किस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है? बताइए। तो 66 का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी कानूनी संरक्षण जो है ना प्राप्त है। नेक्स्ट है करें एक ट्रांसपोर्ट वाहन का परमिट समाप्त हो चुका है। एक ट्रांसपोर्ट वाहन का परमिट समाप्त हो चुका है किंतु वह पुनः फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर चलाया जा रहा है, यह किस धारा का उल्लंघन है? बताइए क्या होगा? तो 67 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी धारा 66 के तहत क्या है उल्लंघन है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ना कि मोटर यान अधिनियम के अनुसार ट्रांसपोर्ट वाहनों को सार्वजनिक सड़कों पर जाने के लिए वैध परमिट आवश्यक होता है, भले ही वाहन के पास फिटनेस प्रमाण पत्र हो, बिना परमिट चलाना क्या अवैध है और धारा 66 के क्या उल्लंघन में आता है। नेक्स्ट आएगा कि यदि वाहन
करा यदि वाहन रजिस्ट्रेशन की जानकारी डिजिटल फॉर्म में ना रखी जाए तो यह किस धारा के तहत उल्लंघन होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वाहन रजिस्ट्रेशन की जानकारी डिजिटल फॉर्म में ना रखी जाए तो यह किस धारा के तहत उल्लंघन होगा, बताइए। तो 68 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा, ए होगा। क्या होगा, धारा 62 होगा। क्या होगा, धारा 62 होगा। चलिए आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर में ब्रेक प्लेट का क्या उद्देश्य है, बताइए। डिस्ट्रीब्यूटर में ब्रेकर प्लेट का क्या उद्देश्य है, बताइए। तो 69 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिस्ट्रीब्यूटर को धूल और कार्बन से जो है ना बचाना। नेक्स्ट आइए करें, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट बाईपास एयर पैसेज के खोलने को कंट्रोल करता है। इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम का कौन सा पार्ट बाईपास एयर पैसेज के खोलने को कंट्रोल करता है। तो 70 का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, आइडल एयर कंट्रोल वाल्व करता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि पर्यावरण के लिए EPA क्या संदर्भित करता है, बताइए। कह रहा है कि पर्यावरण के लिए EPA क्या संदर्भित करता है। तो 71 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। ठीक है, EPA का मतलब क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि मोटर शुरू करने में आर्मेचर किस प्रकार के ड्राइवर तंत्र को स्लाइड करता है। मोटर शुरू करने में आर्मेचर किस प्रकार के ड्राइवर तंत्र को स्लाइड करता है, बताइए। तो 72 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी, एक्सेल ड्राइव करता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को नीति सुझाव देने के अतिरिक्त कौन सा कार्य करना है, बताइए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड को नीति सुझाव देने के अतिरिक्त कौन सा कार्य करना है। तो 73 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सड़क सुरक्षा मापदंडों का विकास करना। नेक्स्ट आएगा कि केंद्र सरकार के पास किस आधार पर वाहन निर्माता को रिकॉल का आदेश देने की शक्ति है, बताइए। क्वेश्चन कर रहा है, केंद्र सरकार के पास किस आधार पर वाहन निर्माता को रिकॉल का आदेश देने की शक्ति है, बताइए। तो 74 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, जनहित या सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि राष्ट्रीय परिवहन नीति धारा 66 के ए का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। राष्ट्रीय परिवहन नीति धारा 66 का ए का उद्देश्य क्या है। तो 75 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, यातायात प्रणाली का एकीकरण और क्या है, टिकाऊ विकास है। नेक्स्ट आइए, इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर का क्या उद्देश्य है, बताइए। इग्निशन सिस्टम में कंडेंसर का क्या उद्देश्य है। तो 76 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, पॉइंट्स को जो है ना आग से बचाना। क्या करना, पॉइंट्स को आग से बचाना। नेक्स्ट आइए, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में टाइम स्विच का क्या कार्य है, बताइए। क्वेश्चन आपको जो है अलग आपको इस बुक में दिख रहा होगा आपका प्रैक्टिस सेट में, तो हर प्रकार का कर लीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम कहीं नहीं होगा। बताइए क्या होगा, कह इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में टाइम स्विच का कार्य क्या है। तो 77 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इंजन कूलेंट के तापमान को जो है ना सेंस करना। नेक्स्ट आइए, कह स्पार्क प्लग एंड गैप के डिजाइन द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि स्पार्क प्लग एंड गैस के डिजाइन द्वारा क्या प्राप्त किया जाता है। तो 78 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ये होगा, कंबंशन स्यूरल जो है ना में सुधार करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में इंजन के आरपीएम कौन सा यंत्र दर्शाता है, बताइए। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में इंजन के आरपीएम कौन सा यंत्र दर्शाता है। तो 79 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, टेकोमीटर जो है ना दर्शाता है। नेक्स्ट आइएगा कि धारा 198 के अंतर्गत किन्हें सड़क डिजाइन की खामियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। क्वेश्चन कर रहा है कि धारा 198 के अंतर्गत किन्हें सड़क डिजाइन की खामियों के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, बताइए। तो 80 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्माण एजेंसी या सड़क प्राधिकरण। क्या होगा, निर्माण एजेंसी या सड़क प्राधिकरण होगा। तो याद रखिए कि धारा जो है 198 ए में स्पष्ट यह किया गया है कि यदि किसी दुर्घटना कारण सड़क की बनावट, डिजाइन या रख रखाव में खामी है तो संबंधित प्राधिकरण या एजेंसी उत्तरदायी ठहराया जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे भी कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है, यदि कोई चालक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद वाहन चलाता है तो किस धारा के तहत दंडित होगा, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि कोई चालक ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद यदि वाहन चलाता है तो किस धारा के तहत दंडित हो गया। तो 81 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, धारा 181 के तहत क्या होगा, दंडित होगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि सड़क सुरक्षा बोर्ड धारा 215 के ए को किस प्रकार की संस्था के रूप में स्थापित किया गया है। सड़क सुरक्षा बोर्ड धारा 215 के ए को किस प्रकार की संस्था के रूप में स्थापित किया गया, बताइए। तो 82 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, सलाहकार निकाय होगा। क्या होगा, सलाहकार जो है ना निकाय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है करेक्ट, यदि कोई ट्रांसफार्मर यानी निर्धारित सीमा से अधिक भार लेकर चलता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, बताइए। क्वेश्चन करें, यदि कोई ट्रांसपोर्ट है, यदि कोई ट्रांसपोर्ट यान निर्धारित सीमा से अधिक भार लेकर चलता है तो उसे किस धारा के अंतर्गत दंडित किया जाएगा, बताइए।
तो 83 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो बी धारा 193 के एक के तहत क्या है, दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि बहुत से इंजनों में स्पार्क प्लग को टेपर सीट के साथ क्यों प्रयोग करते हैं, बताइए। बहुत से इंजनों में स्पार्क प्लग को टेपर सीट के साथ क्यों प्रयोग करते हैं, बताइए क्या कारण है। तो 84 का सही उत्तर क्या होगा, तो 84 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, अच्छी सीलिंग उत्पन्न करने के लिए। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ फिट किया जाता है, बताइए। इंजन में इंजन कंट्रोल मॉड्यूल कहाँ फिट किया जाता है, तो 85 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, इंस्ट्रूमेंट पैनल के नीचे की ओर जो है ना फिट किया जाता है। नेक्स्ट आइए, कह रहा है कि स्पार्क प्लग में लंबा ऊष्मा पथ तय करने का क्या प्रभाव होगा। स्पार्क प्लग में लंबा ऊष्मा पथ तय करने का क्या प्रभाव होगा, बताइए। तो 86 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्पार्क प्लग जो है ना गर्म रहेगा। क्या होगा, स्पार्क प्लग गर्म रहेगा। चलिए आगे देखिए, अलग अलग ड्राइविंग स्थिति के अंतर्गत कंबंशन चैम्बर सही मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पहुंचाता है, बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि अलग अलग ड्राइविंग स्थिति के अंतर्गत कंबंशन चैम्बर में सही मात्रा में एयर फ्यूल मिक्सचर कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल सिस्टम पहुंचाता है, बताइए कौन पहुंचाता है। तो 87 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूल इंजेक्शन कंट्रोल सिस्टम पहुंचाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि ब्लो बाय गैस का प्रमुख तत्व क्या है, बताइए। ब्लो बाय गैस का प्रमुख तत्व क्या है, तो 88 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, हाइड्रोकार्बन है। क्या है, तो हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस प्रकार का इंजन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए SCR का उपयोग करता है, बताइए। कह रहा है किस प्रकार का इंजन उत्सर्जन नियंत्रण के लिए SCR का उपयोग करता है, तो 89 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, डीजल इंजन का जो है ना उपयोग करता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि धारा 110 के एक के अंतर्गत केंद्र सरकार को कौन सी शक्ति दी गई है, बताइए। कह रहा है कि धारा 110 के अंतर्गत केंद्र सरकार को कौन सी शक्ति दी गई है, तो 90 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन निर्माण मानक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करना। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कौन सी धारा मोटर वाहन दुर्घटना राहत कोष मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड गठन से जो है ना संबंधित है, बताइए। तो क्वेश्चन कह रहे हैं कि कौन सी धारा मोटर वाहन दुर्घटना राहत कोष मोटर व्हीकल एक्सीडेंट फंड के गठन से संबंधित है, तो सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, धारा 164 के एक के तहत क्या है, संबंधित है। नेक्स्ट ये कह रहा है केंद्रीय मोटर वाहन नियम बनाने का अधिकार किस धारा में निहित है, बताइए। केंद्रीय मोटर वाहन नियम बनाने का अधिकार किस धारा में निहित है, बताइए। तो 92 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 56 में क्या है, तो निहित है। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी यहाँ पे ना धारा 56 नहीं, यहाँ पे ना धारा 110 कर लीजिए। क्या होगा, धारा 110 होगा। ठीक है, तो धारा जो है यहाँ पे कर रहा है, केंद्रीय मोटर वाहन नियम बनाने का अधिकार किस धारा में निहित है, धारा 110 में क्या है, तो निहित है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए, 93 पे आइए, कह रहा है कि धारा 182 सी किससे संबंधित है, बताइए। धारा 182 सी जो है ना किससे संबंधित है, और धारा साहब का जो क्वेश्चन है ना बहुत एग्जाम में आएगा, इसलिए सारे क्वेश्चन को जो है अच्छे से पढ़िए। बताइए, कह रहा है धारा 182 सी जो है ना किससे संबंधित है, बताइए। तो 93 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, फर्जी दस्तावेजों से लाइसेंस लेना एक है जो संबंधित है। तो याद है, यदि कोई व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करता है तो वह धारा 182 के सी के अंतर्गत दंडनीय है। यह इस अपराध के लिए 10,000 तक जुर्माना लगाया जा सकता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि पेट्रोल इंजन के निकास से एक फ्रेश चार्ज कब निकलता है, बताइए। पेट्रोल इंजन के निकास से एक फ्रेश चार्ज कब निकलता है, बताइए। तो 94 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी होगा, वाल्व ओवरलैप के दौरान। क्या होगा, वाल्व ओवरलैप के दौरान। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट ये कह रहा है कि कैटेलिटिक कन्वर्टर स्थापित इंजनों के लिए किस प्रकार के ईंधन की अनुशंसा की जाती है, बताइए। कैटेलिटिक कन्वर्टर स्थापित इंजनों के लिए किस प्रकार के ईंधन की अनुशंसा की जाती है, तो 95 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लैंड रहित पेट्रोल। ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि किस धारा के तहत राज्य सरकारों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार है, बताइए। कह रहा है किस धारा के तहत राज्य सरकारों को क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार है, तो 96 का सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर 1, धारा 68 के तहत जो है ना अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि धारा 88 का ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है, बताइए। धारा 88 का ए का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो 97 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंतर्राज्यीय परमिटों की मान्यता के लिए किया जाता है। नेक्स्ट ये कह रहा है कि आधुनिक वाहन में EGR वाल्व को कौन नियंत्रित करता है, बताइए। आधुनिक वाहन में EGR वाल्व को जो है ना कौन नियंत्रित करता है, बताइए। तो 98 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीनियर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित वाल्व करता है। तो क्वेश्चन कर रहा है आधुनिक वाहन में EGR वाल्व की कौन नियंत्रित करता है, तो लीनियर इलेक्ट्रॉनिक नियंत्रित वाल्व करता है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है कि यदि कोई वाहन बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर चलता है तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि कोई वाहन बिना बीमा के सार्वजनिक स्थल पर चलता है तो वह किस धारा का उल्लंघन करता है, तो 99 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, धारा 146 का जो है ना उल्लंघन करता है।
तो ये लास्ट क्वेश्चन पे आइए करा कि गुड समैरिटन की गुप्तता की रक्षा किस प्रावधान के तहत की जाती है। क्वेश्चन कह रहा है कि गुड समैरिटन की गुप्तता की रक्षा किस प्रावधान के तहत की जाती है। तो 100 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा 134 के ए के तहत जो है ना की जाती है। तो याद रखिए कि ये जो है ना इस उपधारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति, मतलब ये जो धारा 134 का ए है, इस धारा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना डर के दुर्घटना में घायल को सहायता देता है तो उसकी पहचान बयान उपस्थिति को बिना सहमति के बाद नहीं किया जा सकता है, या उसकी निजता और कानूनी संरक्षण की जो है ना गारंटी देता है। तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर जो है ना बी होगा, धारा 134 के ए होगा। ठीक है, तो ये रहा अरिहंत पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 रहा। आप लोग क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और आपका ये जो प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन कैसा लगा वो भी आप कमेंट कीजिएगा, और आपका कितना मार्क्स आया आप सभी लोग जो है ना कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, और सभी लोग जो है ना क्लास को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को जो है ना शेयर कर दीजिएगा। और जितने भी लोग देखिए आपका इसका जो है ना अगर आपको PDF चाहिए, अगर आपको पहले प्रैक्टिस सेट लगाना है, इसका सोल्यूशन जो भी मान लीजिए 100 क्वेश्चन में आपका 60 सही हुआ 40 गलत हुआ है, इसका जो है ना सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए, इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो है ना आपको बेनिफिट ज़्यादा हो, आपको फ़ायदा दुगना हो। इसलिए जो है ना बिहार पुलिस ड्राइवर प्रैक्टिस सेट होमवर्क सीरीज चल रहा है। इसमें जो आपका इस बुक से ना आपका होमवर्क करवाया है, डेली 2 से 3 पेज होमवर्क मिलता है, आप इसको लगाइए, पढ़िए अच्छे से। आपका इसमें भी जो है ना आपका इसका प्रैक्टिस सेट हम करवाने वाले, इसमें 20 प्रैक्टिस सेट है, हर सेट में 40 क्वेश्चन दिया गया है, 40 नहीं 50 क्वेश्चन है। तो आपका ये भी हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं, और बाकी अभी थ्योरी सेक्शन होमवर्क चल रहा है। तो सभी लोग जो है इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपका सारे बुक का जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पर आ रहा है, सारा का PDF जो है आपको डिटेल के साथ आपको इसी ग्रुप में मिलेगा। तो इसको सभी लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा होगा। और आपको लगता है कि हमें रिजल्ट लेना है तो निश्चित जो है ना इस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी ये दोनों बुक तो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। दोनों बुक का फुल PDF आपको साथ में जो 1 से लेकर 21 तक और 1 से लेकर 20 तक आपको सारा PDF आपको इसी ग्रुप में मिलेगा सोल्यूशन के साथ। बाकी आपका किरण पब्लिकेशन का बुक स्टार्ट हो चुका है, बाकी ट्रेड ज्ञान का क्लास आ ही रहा है, और बाकी आज से जो है आपका अरिहंत का भी स्टार्ट हो चुका है। बाकी आगे और भी प्रैक्टिस सेट आया है तो उसको भी हम जो है ना करवाएंगे। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आप राहुल स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं तो आप बेफिक्र होकर के जो है तैयारी कीजिए, क्लास कीजिए, जो भी गलत क्वेश्चन उसका सोल्यूशन अच्छे से पढ़िए, ताकि एक क्वेश्चन के अलावा जो है ना आपको 4 से 5 क्वेश्चन सीखने का मौका मिलेगा। तो इस ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए आपको 99 रुपये पेमेंट करना होगा। तो 99 रुपये पेमेंट करके जो है ना आपको पेमेंट किस पे करना है, तो ये जो है ना फ़ोन पे नंबर दिया हुआ है 7549392490। ये क्या है, तो फ़ोन पे नंबर है। इसी नंबर पे पेमेंट करके 99 रुपये आप स्क्रीनशॉट जो है नहीं क्या है व्हाट्सअप नंबर है, इसी पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको 10 मिनट के अंदर जो है ना इस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, ये सारा कुछ आपको करवाया जाएगा। जो भी यूट्यूब चैनल पर क्लास आएगा आपको सारा सोल्यूशन के साथ आपको PDF दिया जाएगा। और इस ग्रुप में जुड़िएगा तो 40 नंबर के लिए जो है ना स्पेशल होमवर्क चल रहा है, ये भी आपको फ़ायदा हो जाएगा। और बाकी इसमें जो है ना आपका हम एक्स्ट्रा आपका मतलब 2 दिन पहले से स्टार्ट कर दिए ट्यूटोरियल 7500 और 5000 का भी जो है इस ग्रुप में हम होमवर्क दे रहे हैं, ताकि आपका 60 नंबर जो GK GS का आएगा आपको वहाँ से जो है ना आपका उससे क्या होगा और पकड़ मजबूत हो जाएगा। तो सभी लोग जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए अगर आपको दोनों टेस्ट लगाना है तो शाम में 7:30 बजे होता है और एक रात में 10 बजे टेस्ट होता है। तो जब आप ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा दोनों ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, और इसका PDF जो है ना होमवर्क पहले मिलता है ताकि आप पढ़ के जो है ना टेस्ट लगाइए। तो दोनों PDF का जो है ना आपको होमवर्क इसी ग्रुप में मिलेगा, तो ज्वाइन कीजिए। और आपका 40 नंबर का होमवर्क भी मिल रहा है, और साथ में जो भी क्लास यूट्यूब चैनल पे आ रहा है सारा का PDF सोल्यूशन के साथ आपको दिया जा रहा है। तो इस ग्रुप को जो है ना मिस मत कीजिए, जल्दी से ज्वाइन कीजिए और सभी क्लास को बारीकी से देखिए, क्योंकि समय बहुत कम है। समय जो है ना आपका पर्व त्यौहार आने वाला पता है कि अब जब पर्व त्यौहार स्टार्ट हो जाएगा तो ऐसे ही जो है आपका 15 दिन ऐसे समय बीत जाएगा, तो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का। इसलिए सभी हम सोच भी रहे ना कि क्लास 2 से 3 4 क्लास हम स्टार्ट कर दें ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। तो सभी लोग क्लास को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हर ग्रुप में जो है ना शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक नए क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।